नमस्कार दोस्तों, प्रिय स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में हम देखेंगे 25 नवंबर 2025 के इंपॉर्टेंट न्यूज, जहां से आगामी सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न पूछे जाने की अपेक्षा है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बिहार करंट अफेयर से, तो बिहार के जो न्यूज है ना वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं इस पे हम बात करेंगे। देखिए, ये सारे इश्यूज जो है ना आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम देखते हैं कि बेतिया में बिहार के सबसे लंबे पुल का रास्ता जो है ना साफ हो गया है। यानी जो है ना बेतिया में बिहार का सबसे लंबा जो है ना पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पे हम निगाह रखेंगे, क्योंकि इसकी जो है ना यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा ये हमें समझना है। यहाँ पे प्रश्न कैसे रहेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हम डिटेल में जब बात करेंगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि ये जो पुल है, ठीक है, वो किस नदी पर बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस पे जब डिटेल में बात करेंगे तो ये हम देख लेंगे। इसके साथ साथ कहा जाता है कि एक चिंता वाली बात है कि माँ के दूध में जो है ना यूरेनियम मिला है, ठीक है, जो कि बच्चों की बीमारियों के लिए जो है ना बढ़ावा दे सकता है। उस पर हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसके साथ साथ बात करेंगे, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि यूपीएससी 2023 में एक प्रश्न पूछा था। यूपीएससी 2023 में प्रश्न पूछा था, मेंस एग्जामिनेशन में पेपर 1 में ही पूछा था कि नवयुवतियों में आत्महत्या की दरें बढ़ रही है, क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, छात्र क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो है ना जांच करने के लिए संसदीय जो है ना समिति का गठन किया गया है। और ये जो छात्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कोचिंग संस्थानों वाले हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे जो है जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। और सरकार के द्वारा जो है ना क्या क्या कदम उठाए गए हैं हम उस पर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दे चुका है इसको लेकर के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है न्यूज है, इश्यूज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के 53वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया है, तो सूर्यकांत जी को बनाया गया है। और ये इन्होंने जो है ना हिंदी में शपथ लेने वाले पहले सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछ सकता है कमीशन आपसे, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सभी इश्यूज पे हम बात करेंगे। देखिए, आज के जो इश्यूज है ना इसमें हम 24 और 25 नवंबर के इश्यूज को हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का 25 नवंबर 2025 के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला न्यूज है यहाँ पे कि बेतिया में, देखिए बेतिया में जो है ना, बेतिया में बिहार के सबसे लंबे पुल का रास्ता साफ हुआ है। तो अब ये बताइए कि बेतिया है कहां पे, किस जिला का जो है ना मुख्यालय, जिला मुख्यालय है, बताइए। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लिख करके बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। कहा जाता है, देखिए ये जो है आप यहाँ पर देखिएगा, तो कहा जाता है कि ये बिहार और यूपी की दूरी जो है ना अब कम हो जाएगा। और इस पे जो है ना लागत कितना आएगा दोस्तों, ये हम देख लेते हैं कि 1976.77 करोड़ रुपया जो है ना खर्च होंगे इस जो है इस पुल के निर्माण में। और इसकी कुल लंबाई कितना होगा, तो 12.036 किलोमीटर इसकी इस पुल की जो है ना लंबाई है, ठीक है। और ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये बनाया जा रहा है दोस्तों गंडक नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है ना, गंडक नदी पर ये बनाया जा रहा है। अब कहा जाता है ना कि देखिए केंद्र सरकार ने बेतिया से गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क सह पुल की वित्तीय मंजूरी दे दिया है और इसके साथ ही इसके टेंडर का रास्ता साफ हो गया है। गंडक नदी पर पुल सह सड़क निर्माण होने से बिहार से उत्तर प्रदेश आना जाना आसान हो जाएगा। यानी आप ये देखिएगा, यातायात जो है ना, यातायात सुगम हो जाएगा, ठीक है। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह, यानी इस मार्केट से उस मार्केट तक जो है ना किसानों के क्या उत्पादन को क्या किया जा सकता है, बेहतर बाजार मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि पुल जो है, यह जो पुल है बिहार में बेतिया के मनवापुल को यूपी के कुशीनगर में तिवारी पट्टी सेवराही को जोड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है आपको हमें यह ध्यान रखना है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी की बैठक में ये चीजें इसकी घोषणा किया गया है। और यह जो है कमेटी ने नेशनल हाईवे 727 AA पर जो है ना इसको बनाने की मंजूरी दिया है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि देखिए ये जो है हाइम मॉडल पर ये निर्माण इसका किया जाएगा, यानी हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड, यानी हाई मॉडल पे जो है ना इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना। अब हाई मॉडल में क्या होता है कि हाई मॉडल में जो है ना इसमें जो है जो लागत आती है, जो लागत की जो राशि है, जिसको हम जो एजेंसी हम चयन करेंगे, ठीक है, तो चयन एजेंसियों को लागत राशि का 60% खुद खर्च करना होगा। और इसके साथ साथ जो है मात्र 40% जो है ना
राशि कौन देगा? तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब कहिएगा कि भैया ये जो 60% जो है ना ये खुद खर्च करेगा, तो ये खर्च करेगा तो इसको सरकार पैसा तो देगी 40% ही, तो ये कैसे वसूलेंगे? तो ये वसूलेंगे दोस्तों टोल टैक्स से। ठीक है, ये वसूल कहां से करेंगे? अपने पैसा कहां से निकालेंगे? तो ये टोल टैक्स वसूलेंगे इसके माध्यम से। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार के 6 जिलों में जो है महावीर कैंसर संस्थान और दिल्ली एम्स के शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ना माँ के दूध में जो है ना यूरेनियम मिला है, और ये इसका प्रभाव जो है ना सीधे बच्चों पर जो है ना पड़ता है, जिसके कारण जो है ना बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे उनको लग सकते हैं। जिसमें कहा जाता है कि देखिए नालंदा जो है ना, नालंदा में सबसे कम, और खगड़िया जो है, खगड़िया, अब ये खगड़िया में जो है ना सर्वाधिक है। यही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं बीपीएससी में। ठीक है ना, कहा जाता है कि यहाँ पर हम देखें तो यूरेनियम की मौजूदगी जो है ना जिलावार अगर हम देखते हैं तो देखिए कटिहार में देखते हैं तो देखिए औसत स्तर कितना है? ठीक है, तो ये है 2.736। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम कितना है? 5.250। समस्तीपुर की हम बात करें तो 3.307, और अधिकतम कितना है? 4.760। नालंदा हम देखते हैं तो आप देखिए, खगड़िया देखिए, बेगूसराय देखिए, भोजपुर देखिए। ठीक है ना, तो हम इससे जो है ना एक अनुमान लगा रहे हैं, ये जो जितने भी डेटा है ना माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, समझ रहे हैं बात? माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। कहा जाता है कि 40 महिलाओं पर जो है ना कि ये अध्ययन किया गया है 6 जिलों में। 6 जिलों में कौन कौन सा जिला है याद रखिएगा। ठीक है, कटिहार हो गया, समस्तीपुर हो गया, नालंदा हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया और भोजपुर हो गया। तो ये जो है ना कितने जिले में अध्ययन इस पे किया गया दोस्तों? तो ये हमें याद रखना है, कितने जिले में? तो 6 जिलों में याद रखना है। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि खतरनाक ये क्यों है? खतरनाक ये क्यों है? तो कहा जाता है इससे जो है ना बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है, आईक्यू लेवल होता है ना, वो उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, लर्निंग कैपेसिटी जो है और आईक्यू लेवल है वो कम हो जाता है, और इससे जो बोन जो है ना बच्चों का, ठीक है ना, हड्डियां जो है वो कमजोर हो सकता है, और बच्चों को जो कहते हैं ना कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ग्रोथ में भी क्या हो जाएगी इसके माध्यम से जो है ना ग्रोथ क्या होगा? धीमा हो जाता है। इसके साथ साथ इससे बच्चों में जो है एनीमिया, थकान, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है वो कमजोर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। इसका जो है ना कि केवल जो है हड्डियों पर ही नहीं, ये बहुत सारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पर जो है ना इंपैक्ट करता है, प्रभाव डालता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको जो है ना प्रश्न बनता है, कमीशन बना सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीखने की क्षमता, आईक्यू में जो है ना कमी आती है, हड्डियां कमजोर हो सकती है, और बच्चों के जो है जो ग्रोथ होता है वो धीमा हो जाता है, एनीमिया हो गया, थकान हो गया, और इम्यूनिटी हो गई बच्चों की, उस पर जो है इसका जो असर पड़ता है। इसके साथ साथ शरीर के कई अंगों पर इसका असर देखने को मिलता है, किडनियां भी जो है इससे प्रभावित हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें जो है ना ध्यान रखना है। अब जो है ना, अब कहा जाता है यहाँ पे कि देखिए यूरेनियम जो मिला है ना, वो कौन सा यूरेनियम मिला है? ठीक है ना, जो राज्य के 6 जिलों में स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके दूध में जो है ना U238 की जो है ना पुष्टि की गई है, और इससे जो है नवजात और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। उनको कई तरीके के बीमारियां लग सकती हैं। इसका कारण जो है ना भूजल में यूरेनियम की मौजूदगी बताया गया है। इसका कारण क्या है? ये कारण क्या है? तो जो है ना, जो आप जो है जो पानी पी रहे हैं, ठीक है, वाटर ले रहे हैं, शरीर में जो आपका जा रहा है, ठीक है ना, भूजल जा रहा है, उसमें उसकी जो है ना मात्रा देखने को मिला है। ठीक है, और यानी दूषित भूजल माँ के दूध को भी दूषित कर रहा है। जो पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है ना कि फीडिंग में भी आ जाता है। ठीक है, बच्चे के माध्यम मतलब कि माँ से जो है कि बच्चे में तो जाएगा ना जब फीडिंग करवाएंगे तो। ठीक है, तो ये भी चीज है। अब कहा जाता है कि देखिए 2021 से 2024 के बीच बिहार के 6 जिलों में भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की 40 महिलाओं पर अध्ययन किया गया है। ये महिलाएं 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की बीच की हैं, याद रखना है। इसमें कहा जाता है कि राहत की बात इसमें कहा गया है ना कि देखिए राहत की बात क्या है कि माताओं के दूध में यूरेनियम का अधिकतम स्तर जो है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा पेयजल में निर्धारित मानक से 6 गुना कम है। ऐसे में सेहत पर उसके दुष्प्रभाव की खास आशंका नहीं है, लेकिन शोध में जो है ना शामिल जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि अभी तक जो दूध में यूरेनियम की स्वीकृति का स्तर का कोई मानक निर्धारित नहीं था, इसलिए माँ के दूध में यूरेनियम की आंशिक मौजूदगी भी जो बच्चे हैं उनके मानसिक विकास में बाधक बन सकता है। उससे किडनी का रोग उनको लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर देखिएगा तो ये सारी चीजें हैं। अब कहा जाता है ना कि देखिए मैं अगर डिस्कशन कर रहा हूं तो यह जो है ना न्यूज़पेपर में जो चीजें दी गई है वही मैं डिस्कशन कर रहा हूं, और अलग अलग न्यूज़पेपर का जो है ना इसमें हमने चीजों को रखा है। जो भी हमने डिस्कशन किया है ये आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, और ये हम देखें तो ये जो है ये दैनिक जागरण ये नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, जो यूपीएससी के
स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं ज्यादातर हिंदी मीडियम के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन हमारा करने का उद्देश्य बस सिंपल सा ये है कि आपको अच्छे सोर्सेस से जो है ना उन चीजों को कवर करवाया जाए ताकि आपका नुकसान किसी प्रकार का ना हो। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो चीजें हैं जो यूरेनियम मिला है इससे जो है ना मतलब कि और भी WHO जो है अन्य देशों में भी इसका अध्ययन किया है या नहीं किया है, तो कहा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पीने के पानी में यूरेनियम के लिए 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर का अस्थायी सीमा निर्धारित करता है, जबकि कुछ देशों में जैसे जर्मनी ने 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के सख्त सीमाएं अपनाई हैं। भारत में यूरेनियम संदूषण की रिपोर्ट जो है ना 18 राज्यों के 151 जिलों में की गई है, जिसमें बिहार के 1.7% भूजल स्रोत प्रभावित हैं। वैश्विक स्तर पर हम देखिए दोस्तों तो कहा जाता है कनाडा, अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, चीन, कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान और निम्न मेकोंग डेल्टाई जो क्षेत्र हैं उनमें जो है ना उच्च यूरेनियम स्तर देखे गए हैं। और वर्तमान में जो रिसर्च हुए हैं उसमें कहा जाता है बिहार में U238 की निगरानी की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों, हमने पहले भी बात किया है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है ना, और इस इंटर्नशिप में जो है इसके माध्यम से जो है लोगों को जो भी स्टूडेंट्स इसमें जो है जुड़ते हैं, ठीक है, उनमें जो है उनको जो है मासिक रूप से जो है ना मतलब कि उनको जो है ना कुछ पैसे दिए जाते हैं, उनको काम सिखाया जाता है और उनको जो है ना कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अब कहा जाता है देखिए ये जो है कहा जाता है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप करने के लिए बड़ी संख्या में जो है ना राज्य भर के युवा जो है ना आगे आए हैं और अब तक 70,000 युवाओं को ने जो है ना अपना क्या किया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। देखिए ये जो प्रोग्राम है अभी एग्जामिनेशन से कुछ मंथ पहले ही इसको जो है ना मुख्यमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था इस योजना का, तो यहां से प्रश्न आगामी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, इनमें 40 युवाओं को प्रदेश और देश की बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए भेज दिया गया है और 450 युवाओं को कागजातों का सत्यापन किया जा रहा है और शीघ्र ही इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। श्रम संसाधन विभाग इसको लेकर के सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है और युवाओं को इंटर्नशिप देने में 400 से अधिक कंपनियां भी रुचि दिखाई है और इनका भी पंजीकरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो वित्त वर्ष जो चल रहा है अभी, तो उसमें जो है ना 5,000 युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य है। तो ये जो है ना लक्ष्य याद रखिएगा और विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि अगले साल जनवरी और फरवरी तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके लिए 40 करोड़ 69 लाख की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है और पूरी राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। युवा अपने पसंद की 3 कंपनियों का चयन कर सकेंगे, वहीं कंपनियां भी अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं का चयन करेगा और इसमें 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। और इस योजना के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह है क्या, 12th पास। ठीक है, 12th पास, ITI, डिप्लोमा होल्डर जो स्नातक कर रखे हैं, ग्रेजुएट कर रखे हैं, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे हैं, इनको ये तय किया गया है। सरकार इस योजना के तहत जो है ना 12वीं पास युवाओं को 4,000, याद रखिएगा इसमें क्या कहा गया है, 4,000 12वीं पास जो है ना उनको कितना मिलेगा, तो 4,000 रुपया मिलेगा। जो ITI और डिप्लोमा डिग्री धारक है उनको 5,000 मिलेगा और जो स्नातक और मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनको 6,000 रुपया क्या देगी, इंटर्नशिप स्टाइपेंड, ठीक है, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, यहां से प्रश्न कमीशन बना सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है ना कि देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा भी जो है ना प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, उसमें जो है ना 21 से 24 वर्ष वाले को मौका मिलता है। ठीक है, तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में 21 से 24 वर्ष तक के युवाओं को मौका मिलता है, जबकि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में जो है ना आपको 18 से 25 वर्ष के युवाओं को जो है ना चयन किया जा सकता है। और कहा जाता है इस योजना में हर युवा को इंटर्नशिप के दौरान केंद्र सरकार 500 और 1,500 और कंपनी और जो है ना 4,500 रुपया केंद्र सरकार देती है और 500 रुपया कंपनी की ओर से हर माह दिए जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें यह प्रोग्राम है। और जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है उसका आपको हमने बात किया, यहाँ पर जो प्रोग्राम है इसको ध्यान रखना है। अब कहा जाता है दोस्तों कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुंदर बनाना लक्ष्य है, जो अभी नितिन नवीन बने हैं, ठीक है, मंत्री बने हैं, उनका कहना है। ठीक है, अब ये जो है ना सोनपुर और सीतामढ़ी में, देखिए याद रखना है, सोनपुर और सीतामढ़ी में जो है ना नया शहर बसाने की बात चल रही है और राज्य के सभी 9 कमिश्नरी में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किया जाएगा और जिसके माध्यम से लोगों को सुविधाएं दी जाएगी, ऐसी बात चल रही है, ऐसा कहना है। ठीक है ना, नितिन नवीन ये अभी मंत्री बने हैं। ठीक है, और ये मंत्री है नगर विकास और आवास विभाग जो है ना इनको दिया गया है, याद रखना है। इसके साथ साथ देखिए कहा जाता है ना कि जो चीजें हैं कि
बिहार को व्यवस्थित और विकसित करने के लिए कई जगहों पर सैटेलाइट सिटी बनाने की बात चल रही है। इनमें 9 कमिश्नरी टाउन बनेगा, ठीक है, 9 कमिश्नरी टाउन बनेगा। इसके साथ ही राजधानी पटना से लगे सोनपुर में नए शहर की बसावट होगी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि पटना का विस्तार भी जरूरी है, इसलिए सरकार की ओर से सोनपुर को अब एक नए टाउनशिप के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। और इसी तरह मां जानकी की धरती सीतामढ़ी को में जो है ना सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की दिशा में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब कहा जाता है इस टाउनशिप में जो है ना क्या क्या फैसिलिटीज रहेगा, तो यहाँ पर जो है सड़कें होंगी बेहतर, पार्क होगा, खेल के मैदान बनाए जाएंगे, ठीक है, सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। ये सारी सुविधाएं जो है ना हेल्थ के लिए आपको बेहतर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। देखिए ये जो सैटेलाइट टाउनशिप जो है ना, ठीक है, सैटेलाइट जो है सिटी जो बनाने की बात चल रही है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, तो कहा जाता है कि बिहार की जो बढ़ती आबादी जो है, लगातार जो है आबादी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है ना शहरों में भीड़ जो है ना बढ़ती जा रही है। और बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पे भीड़ कम करने के लिए जो है ना वो शहरों की योजनाबद्ध विकास जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप योजनाबद्ध विकास नहीं करेंगे तो चीजें दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इससे जो है लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और नई जो टाउनशिप में जो है ना सड़कें, पार्क, खेल मैदान, सामुदायिक जैसे जो है ना बेहतर सुविधाएं जो है ना उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ साथ जो है जो आपको वहां पर आप देखेंगे कि अतिक्रमण की जो स्थितियां रहती हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन होते हैं, सीवरेज प्रणालियां होती हैं, जल निकासी किया जाता है, इन सभी समस्याओं का जो है ना वैज्ञानिक समाधान जो है ना वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं बात। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वहां पर जो है ना आधुनिक जो है ना व्यवस्थाएं रहेंगी, ठीक है, सैटेलाइट सिटी में। तो ये सरकार की तरफ से चीजें चल रहा है, याद रखिएगा। सोनपुर और सीतामढ़ी में नया शहर बसाया जाएगा, इस पे चर्चाएं चल रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की प्रेम स्पीकर होंगे और सत्र 1 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नवगठित जो है 18वीं जो है बिहार विधानसभा का जो है चुनाव हो गया है और नीतीश कुमार के जो है फेस वैल्यू पर जो है सरकार को प्रॉपर जो बहुमत मिला है। और यहां पर जो है 1 दिसंबर से 18वीं बिहार विधानसभा का जो है ना पहला सत्र जो है ना शुरू होने वाला है। इसमें कहा जाता है ना, इसमें जो है हम ये आर्टिकल डिस्कशन करने का जो हमारा जो मेजर जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर जो है आप 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले कि जब कोई सरकार गठित होती है तो जो है एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं, फिर उसके जो है ना अध्यक्ष चुना जाता है। तो स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर, ठीक है ना। अब स्पीकर किनको बना दिया गया है, तो स्पीकर होंगे प्रेम। और इनको ये जो है ना कहां से चुन करके आए हैं, इनका जो है ना जो विधानसभा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये जो है ना गया से है, ठीक है ना, गया टाउन से है, याद रखना है, गया टाउन से है। और ये किस पार्टी से आते हैं, तो ये बीजेपी से आते हैं। गया टाउन से ये जीत करके आए हैं और यहां से जो है ना ये जो है 9वीं बार जो है ना जीत करके आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफी सीनियर जो है ये विधायक हैं और इनको जो है क्या दिया गया है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष जो है ना बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है कमीशन, ठीक है। और नरेंद्र नारायण यादव जो है ना विधानसभा के जो है ना प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है यहाँ पे कि जो सत्र स्टार्ट होने वाला है 18वीं बिहार विधानसभा का जो पहला सत्र है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 1 दिसंबर से शुरू किया जाएगा और उसमें 5 बैठकें होंगी, ठीक है। तो ये चीज हम आपको ध्यान रखना है। आपके दो फैक्ट यहां से बनता है कि अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, बताइए। तो अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रेम, ठीक है। कौन बनाए गए हैं, प्रेम कुमार बनाए गए हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, ठीक है। और जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन है, तो नरेंद्र नारायण। देखिए ये सब आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है कि घड़ियाल कम कर देते हैं खाना तो शेर बाघ की बढ़ती है खुराक। अब देखिए यहां पर ये न्यूज क्यों आया है, न्यूज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आया है, तो कहा जाता है कि पटना जू में जो है ना जानवरों के ठंड के मौसम में बदल जाती है दिनचर्या। और संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वहां पर जो प्रशासन ने अभी से कई जानवरों के लिए जो है ना ब्लोअर लगवाने की व्यवस्था कर दिया है। अब जो है प्रश्न यहां से किस प्रकार का बन सकता है, हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना देखिए ये न्यूज इसलिए आया हुआ है क्योंकि जो है ना वहां पर जो है ना दिक्कतें हो रही हैं। वो जो आप संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है, पटना जू जिसको हम कहते हैं, पटना चिड़ियाघर कहते हैं, तो एक तो सबसे पहले जो है ना आपका जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इकोलॉजी जिसको हम कहते हैं, तो वहां पे एक इन सीटू और एक एक्स सीटू पढ़ते हैं। अब बताइए कि चिड़ियाघर किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, आप हमें इसका जो है ना कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके बता सकते हैं कि चिड़ियाघर इनमें से किसका एक उदाहरण है, ठीक है ना, इन सीटू का है या एक्स सीटू का है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर जो ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि
जब भी ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो बेजुबान जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो बोल नहीं सकते हमारे जैसे, वो उनको ठंड लगता है तो क्या करेंगे, समझ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये न्यूज में आया हुआ है। अब कहा जाता है कि देखिए हाथी, हिरण और बंदरों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हीटर, गर्म बिछावन की व्यवस्था किया गया है। ठंड में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है कि लेबर कोड को लागू करने के लिए बिहार बनाएगा नया नियम, अपना नियम लेकर के आएगा बिहार, ठीक है, और 1 महीना में नियम का प्रस्ताव जो है ना कैबिनेट के पास से जो है ना कैबिनेट से पास कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिए 4 लेबर कोड जो है ना लागू कर दिया है। 4 लेबर कोड लागू किया गया है। इन चारों लेबर कोड को लागू करने के लिए बिहार अपने श्रमिकों के लिए नया नियम बनाने जा रहा है और इसके तहत बिहार में बिहार में जो है ना काम के घंटे और महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी तय होगी। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार 1 महीने के अंदर शर्त और नियम बना लिए जाएंगे और कैबिनेट में नियम का प्रस्ताव पास कराकर लागू कर दिया जाएगा। बिहार में श्रमिकों की स्थिति और चुनौतियों को देखते हुए नियम बनाए जा रहे हैं और बिहार में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है और इस श्रम पोर्टल के अनुसार 3 करोड़ 20 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और 20 से 25 लाख श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ के श्रम कोड नियमों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग का कहना है कि महिला श्रमिकों से भी रात में ड्यूटी ली जाएगी और नाइट ड्यूटी से पहले महिलाओं से मर्जी जानी जाएगी कि वो काम करना चाहते हैं नाइट शिफ्ट में या नहीं। इसके साथ ही जिस भी संस्थान में 1 या 2 महिला कर्मचारी हैं वहां नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जाएंगी, उनके लिए सुरक्षा से संबंधित पूरी व्यवस्थाएं किया जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है राज्य में 3.20 करोड़ असंगठित और 20 से 25 लाख संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। ये तो फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। कहा जाता है लेबर कोड क्या होता है, याद रखना है लेबर कोड आखिर न्यूज में है तो क्या होता है। तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार हाल ही में जो है ना 4 नए लेबर कोड जो है ना लागू किया है और पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे उनमें से जरूरी बातें निकाल करके उन्हें 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। इन नए नियमों का उद्देश्य जो है हर कामगार को समय पर और ओवर टाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी मिले, सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाए। नए कानून से कर्मचारी को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा संहिता ईपीएफ, ईएसआई और पेंशन और मातृत्व लाभ जैसी सुविधाओं को एकीकृत किया गया है। याद रखिएगा अगर आप संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको बेहद आपके लिए है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि राज्य के 18 से अधिक जीआई टैग की शिल्प कलाओं का होगा लाइव प्रदर्शन और बोधगया में 2.7 एकड़ में 76 करोड़ से तैयार किया जाएगा बिहार आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर। याद रखिएगा कहां पे डेवलप किया जा रहा है, कहां पे तैयार किया गया है, तो ये किया जाएगा बोधगया में, याद रखना है। और इन इकाइयों का होगा निर्माण, वहां पे क्या क्या होंगे, सुविधाएं क्या क्या होगी, तो ये भी आपको जानना है। वहां पर जो है आपको शिल्प एवं हथकरघा खुदरा समूह होगा, 25 से ज्यादा कारीगर दुकानें होंगी और 10 से ज्यादा जो है प्रदर्शन बूथ जो होंगे वहां पे होंगे। व्यवहारिक अनुभव क्षेत्र होगा, मिनी थिएटर लगाया जा रहा है, ओपन थिएटर जो है ओपन एरिया थिएटर होगा और विषयगत प्रदर्शनी स्थल बनाए जाएंगे और पुस्तकालय एवं संसाधन केंद्र लगाया जा रहा है और क्यूरेटेड पाक कला क्षेत्र होंगे और सांस्कृतिक भ्रमण और निर्देशित पर्यटन की सुविधाएं होंगी और प्रशिक्षण व अभिसरण स्थल भी बनाया जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, यहां से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि राजगीर में जू सफारी होगी अब और ज्यादा रोमांचक और शेर शेरनियों के साथ जो है ना 2 शावक भी देख सकेंगे पर्यटक। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। अब जैसे बात करें, कहा जाता है राजगीर के में जो है ना स्थित जो जू सफारी में 2 शावकों को उनके माता पिता के साथ जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। दोनों शावकों का जन्म पिछले वर्ष नवंबर में हुआ था। अब वे 10 महीने के हो चुके हैं। जन्म से अब तक शावक अपनी मां के साथ कराल यानी सुरक्षित घेराबंदी वाले क्षेत्र में रह रहे थे जहां उनकी विशेष निगरानी में देखभाल की जा रही थी। जू सफारी के जो प्रशासन जो है उनके अनुसार कहा जाता है कि सांपों की सेहत, स्वभाव, भोजन की आदतों और प्राकृतिक वातावरण के अनुकूलन क्षमता पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि 10 महीनों में सांपों को प्राकृतिक व्यवहार विकसित कराने का विशेष ध्यान दिया गया। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि वे अब जंगल में माता पिता के साथ रहने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हैं। पर्यटकों के लिए रोमांच जो है बढ़ जाएगा और जो जू सफारी है राजगीर में, वहां पर जो है लोग जो है जंगलों में जो है घूमते समय वयस्क शेरों के साथ साथ मस्ती करते हुए सांपों को भी देख सकेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उद्योग विभाग ने निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्य योजना बनाया है और यहाँ पर जो है हम देखेंगे तो उद्योगों की स्थापना को जिलों में भूमि बैंक का विस्तार किया जाएगा। अब देखिए कहा जाता है 17 नए औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे
ये ऐसा कहा गया है। तो इसके पहले जो है ना उद्योग विभाग नए औद्योगिक पार्क की योजना पर पहले से काम कर रहा है और इसके तहत जो है ना राज्य में 17 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 7,700 एकड़ जो है ना जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 3500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ठीक है, बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत 423 उद्यमियों को एमओयू किया गया है, उद्यमियों ने एमओयू किया है। इसके तहत 1.80 लाख करोड़ रुपए निवेश होने की संभावना है और विधानसभा चुनाव के बाद अब फिर से ऐसे बिजनेस कनेक्ट आयोजित होने वाला है। और कहा जाता है नई औद्योगिक इकाइयों के लिए और जमीन की जरूरत पड़ सकती है, तो इस पे सरकार काम कर रही है। कहा जाता है दिल्ली में जो है ना इससे रिलेटेड जो है आज बैठकें भी हो रही हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके, और आप सभी को पता है कि केंद्रीय उद्योग मंत्री जो है ये पीयूष गोयल जी हैं और उनके साथ उनके बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के जो विकास और भविष्य की जो संभावनाओं को लेकर के चर्चा भी किया जाएगा ये चीजें। और बिहार में जो है उद्योग मंत्री किनको बनाया गया दोस्तों, तो ये है दिलीप जायसवाल को बनाया गया है। तो दिलीप जायसवाल और जो केंद्र में जो है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दोनों मिलकर के इस पे जो है ना मंथन करेंगे और नई चीजें लेकर के जाएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर के जाएंगे। ठीक है, याद रखना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट कहा जाता है दोस्तों कि आधार की त्रुटि खत्म करने के लिए यह जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ेगा। तो दोस्तों जो आधार जो है ना, आधार वो कहा जाता है ना वो आपका जो है केवल और केवल जो है ना वो कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, ना ही वो जो है आपका जो है कहा जाता है पहचान पत्र होता है। केवल आपको ये दिखाना होता है कि भैया देखो आपके पास एक आइडेंटिफाई जो है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके लिए पहचान का एक जो है ना आपके पास पैमाना है। ठीक है, अब देखिए आधार कार्ड बनवाने में जो त्रुटियां जो है उसको वो ना हो, इसके लिए इसे जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ा जाएगा और नगर निगम और UIDAI की ओर से नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS बनाया गया है। सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को CRS में अपलोड किया जाएगा जिससे बाल आधार बनाते समय जन्म प्रमाण पत्र से जानकारी ली जा सके। इसके माध्यम से जो है ना बच्चे के नाम, माता पिता के नाम यानी उनका एड्रेस में जो गलतियां हैं वो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि आधार कार्ड में सुधार करवाने के लिए हर दिन हजारों लोग जो है ना आधार सेवा केंद्र पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जो कहा जाता है कि जो UIDAI है वो कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में एक ही व्यक्ति अलग अलग जानकारी देते हैं। ऐसे में जब जरूरत होती है तो फिर वो आधार कार्ड में सुधार के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में सुधार नहीं हो सकता तो आधार कार्ड में ही सुधार करने पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए आधार कार्ड में वही जानकारी हो जो जन्म प्रमाण पत्र में है, इसलिए CRC को लागू किया गया है। तो याद रखना है CRC, ठीक है ना, याद रखना है। कहा जाता है कि डाकिये को दिया जा रहा है प्रशिक्षण और जो डाक विभाग है बिहार सर्कल के, ठीक है, उनके जो है ना घर घर जाकर के मोबाइल से 5 साल तक के बच्चों का बाल आधार कार्ड बनाते हैं। आधार फॉर्म भरते समय डाकिया द्वारा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। कमियां ये है, समझ रहे ना, ये कमियां हो जाते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जल्दीबाजी में जो है कि एक अक्षर, जैसे मान के चलिए कि आपका नाम जो है राम है, आपका नाम जो है ना राम है और गलती से जो है ना राम की जगह पे रामू हो गया, ठीक है, तो मिस्टेक हो गया। समझ रहे हैं बात, तो ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए 3 रेल कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। बेहद इंपॉर्टेंट इश्यूज है और यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए जो है 3 रेल कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। जैसे आप देखते होंगे मुंबई लोकल की आप बात करते हैं, उसी तरीके से जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा। दिल्ली में आप आते हैं तो रिंग रोड की बात किया जाता है ना, तो इसी तरीके से जो है ना पूरा का पूरा एक कॉरिडोर होगा जिसके माध्यम से जो है ना आप बड़े क्षेत्र को जो है ना कवर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि पटना तिलैया, बक्सर किऊल, फतुहा, मुजफ्फरपुर तक जो है ना ज्यादा लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले भी हमने बताया कि जैसे जिस तरीके से मुंबई लोकल है उसी के तर्ज पर जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। कहा जाता है दोस्तों कि बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए जो है ना 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये तीनों कॉरिडोर पटना रिंग रेल नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। अब जिसे रिंग रोड होता है ना, रिंग रोड होता है, उसी के आधार पर जो है ना इसको डेवलप किया गया। आप देखिए रिंग के जैसा जो है ना पूरा का पूरा बना हुआ है। यहां से आप ऐसे यहां से लेंगे एक दूसरे को जोड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहां से देखिए ये जुड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि इसको लेकर के जो है ना रेलवे प्रस्ताव अपना तैयार कर रहा है और कॉरिडोर में बक्सर, आरा, लखीसराय, छपरा, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद सहित अन्य जिलों के स्टेशन शामिल किए जा रहे हैं। इसके तहत 260 किलोमीटर में रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी और इस पर 9,000 करोड़ खर्च का अनुमान भी लगाया गया है। पटना से सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर सहित अन्य स्टेशनों को जोड़ने के लिए दीदारगंज और फतुहा के बीच गंगा पर 10 किलोमीटर लंबा रेल पुल बनाया जाएगा और यह पुल कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन सेतु के समानांतर इसको बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कहा जाता है रेलवे बोर्ड ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और सर्वे के बाद DPR तैयार किया जाएगा। कहा जाता है कि सुलभ आवागमन के लिए पटना शहर के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में रिंग रोड है ना, पूरे के पूरे बाहर जो है ना आउटर रिंग रोड है,
तो आप देखेंगे कि पूरी दिल्ली को जो है एक रिंग में जोड़ दिया गया है, रिंग की तरह शेप में रोड कनेक्टिविटी में। उसी तरीके से पटना शहर के चारों ओर जो है ना रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। उसी तर्ज पर पटना में रिंग जो है ना रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है, ध्यान रखना है। और यह नए रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। तीनों कॉरिडोर पर सुबह शाम दैनिक यात्रियों के लिए विशेष तौर पर लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी और दोपहर में दैनिक यात्रियों का दबाव कम होने पर लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलेंगी, याद रखना है। अब कहा जाता है कि अलग अलग जो कॉरिडोर है ना, वहां पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। जैसे हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो इसमें जो है बक्सर से क्यूल के बीच ये चलेगा। और नॉर्थ कॉरिडोर जो होगा ये फतुहा, पटना, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के बीच चलेगा। और सेंट्रल जो कॉरिडोर है यहाँ पे पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, तिलैया, गया, जहानाबाद के बीच में ये चलेगा, याद रखना है, ठीक है ना। कहा जाता है कि 30 करोड़ की मंजूरी दी गई है पुल निर्माण करने के लिए और रेलवे की ओर से डिजाइन और प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई याद रखिएगा। कितनी लंबाई होगी दोस्तों? 260 किलोमीटर जो है ना, तीनों कॉरिडोर जो है ना उसका जो है ना विस्तार किया जा रहा है। बेहतर फैक्ट है, बेहतर आपका जो है यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और जो है ना ये सारे प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से आपके जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन में जब आप इंफ्रा की बात करेंगे, रेलवे की या फिर सड़क कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रश्न यहां से बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सारे फैक्ट को। नेक्स्ट न्यूज पे हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि बिहार में तेज विकास के लिए बदलने होंगे शासन के तौर तरीके। और ये हैं पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और आप सभी को पता होना चाहिए कि नीति आयोग के जो है क्या रहे हैं ये, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा, ठीक है ना। ये नीति आयोग के किस पद पे ये रह चुके हैं, इनका नाम अमिताभ कांत है। और यहां से शायद 67th बीपीएससी में जो है ना प्रश्न जो है ना कमीशन ने पूछा था, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो इन्होंने जो है ना, इनका कहना है कि देखिए लंबे समय तक जो है ना देश के विकास की नीतियों और योजनाओं का स्वरूप बनाने वाले जो है ना ये जो है सीईओ पद पर रहे हैं। कौन? अमिताभ कांत जी, ठीक है ना। सीईओ ये क्वेश्चन पूछा था 67th बीपीएससी में। इनका कहना है, और अभी जो है कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा कि ये G20 का शेरपा के पद पर जो है ना, भारत के शेरपा के पद पर भी रहे थे, शेरपा पद पर रहे थे, वहां से फिर जो है ना ये जो है इस्तीफा दे दिए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखना। इनका काफी लंबा अनुभव रहा है, आईएएस अधिकारी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार के आर्थिक हालात को काफी करीब से देखा भी है, ठीक है। जब नीति आयोग का कोई सीईओ रहेगा और G20 का जो है शेरपा रहेगा और आईएएस अधिकारी जब रहेगा तो वो चीज तो देखेंगे ना। कहा जाता है हाल ही में जो है ना, हाल में जो संपन्न जो चुनाव हुआ है बिहार में, उसमें जो है ना राज्य की आर्थिक बदहाली जो है ना जो है काफी चर्चा का विषय रहा था। और अब जबकि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से जो है एनडीए की सरकार बनी है, फिर से सत्ता में लौटी है, तो नई सरकार की जो है ना प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसमें इनसे बात हुई है। कहा जाता है कि कैसे राज्य को अधिक आर्थिक जो है बदहाली से जो है बाहर निकाला जाए और पलायन को कैसे रोका जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना प्रश्न बनता है। इनसे जो है पूछा गया ये सारी चीजें। कहा जाता है कि कैसे युवा श्रमिकों को प्रदेश में ही अवसर दिया जाए, यानी रोजगार दिया जाए और राज्य की आर्थिक तस्वीर को बदला जाए। बिहार की आर्थिक दशा दिशा और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के जो है इनसे बात हुई। और ये जो बात है ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात करेंगे, आप जब बीपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, आप अगर 71st बीपीएससी का अगर आपका रिजल्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप जब पेपर 2 तैयार करेंगे ना, पेपर 2 जब तैयार करेंगे तो पेपर 2 में जो है ना आपका एक टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। जब ये टॉपिक आप तैयार करेंगे तब आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे, कहा जाता है कि भैया देखो, जब आप बिहार का अगर कोई भी टॉपिक, अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो ना, तो बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार के आप जो है ना इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन कमीशन करता है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रीज करेंगे, इसके साथ साथ हम बात करेंगे पुअर्टी का, समझ रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से प्रश्न जो है ना, जो चीजें आती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। और इसी पर जो है ये पूरा का पूरा एक साक्षात्कार है अमिताभ कांत जी का, जो पूर्व सीईओ हैं नीति आयोग के और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और G20 के शेरपा भी रह चुके हैं। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। आज जब आप 77वीं बीपीएससी का अगर आप इंटरव्यू देने का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे इश्यूज पे आपकी जो है ना गहन मंथन होनी चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या नजरिया रखते हैं बिहार के इकोनॉमी को लेकर के, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बिहार में कहते पलायन को लेकर के उनका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन वो देते हैं। तो ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने जो है न्यूज़पेपर से ऐसे अंश को रखते हैं ताकि आप उन चीजों को आप ध्यान में रखें, ठीक है। आपको इसको पढ़ लेना है। अब कहा जाता है दोस्तों कि देखिए छात्र खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, जांच करेगी संसदीय समिति। समझ रहे बात? संसदीय समिति जो है ना इसकी जांच करेगी। और आप सभी को पता है कि जब हम यूपीएससी के प्रश्न अगर हम टटोलते हैं तो कहा जाता है कि 2023 में जो है ना, 2023 में यूपीएससी ने पेपर 1 में जो है ना एक प्रश्न पूछा था
जो कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि नव युवतियों में आत्महत्या की दरें बढ़ रही है, क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों का जो है ना जवाब आपको जब ढूंढने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे डायमेंशन खुल रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारे अप्रोच आपको वहां पे जोड़ना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जो है क्या इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए क्या क्या चीजें की जा रही है, वो चीजें देखना पड़ेगा। तो सरकार जो है देख रहा है कि जो कोचिंग संस्थान जो है देश भर में, जो कोचिंग संस्थान जो जो आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उसका जो है ना कि कहीं ना कहीं उसका जाल जो है ना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इससे जो सामाजिक प्रभाव, सामाजिक जो क्वेश्चन कहां पे पूछा था, आप खुद सोचिए, पेपर 1 में पूछा था। और पेपर 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो वहां पे पढ़ना है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है एंड इश्यूज पढ़ना है दोस्तों। और पेपर 2 में चले जाएंगे तो पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, वहां पर पढ़ना है सोशल जस्टिस। समझ रहे बात? तो जब हम ये सारे टॉपिक हम इसलिए कवर कर रहे हैं कि पता नहीं कमीशन जो है कहां से प्रश्न बना ले। तो संसदीय समिति की जो है ना बनाने की बात कर रही है कि छात्र खुदकुशी क्यों करते हैं, ठीक है, इस पे जो है प्रॉपर गहन मंथन किया जाएगा और इसको लेकर के सरकार जो है पूरी की पूरी जो है अपनी जो है नजर रखेगी, ठीक है। वो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए। तो यहां पे कहा जाता है दोस्तों कि देखिए जो छात्रों में जो है ना बढ़ते तनाव और आत्महत्या की जो घटनाएं हैं उसके बीच जो है संसदीय समिति ने कोचिंग सेंटरों के बढ़ते प्रसार और इससे जुड़े जो है सामाजिक प्रभावों की समीक्षा करने का फैसला किया है। और इन फैसलों में जो है सीमित समिति जो है शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल से जुड़ी जो है ना अस्थायी समिति है। लोकसभा में एक बुलेटिन के अनुसार समिति कोचिंग सेंटरों से जुड़े मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगा और पीछे के वर्षों में कहा जा रहा है कि कोटा सहित कई शहरों में पढ़ाई के दबाव में छात्रों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न यहीं से पूछा था, ठीक है। इसके अलावा समिति शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव, छात्रों को इससे होने वाले संभावित लाभों का भी जो है ना मूल्यांकन किया जाएगा। और 2025-26 में पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना की समीक्षा भी करेगी। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि देखिए पीएम श्री, यहां से जो है ना प्रश्न बनेगा, पीएम श्री प्रश्न यहां से बनता है आपके एग्जामिनेशन में, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। कई बार जो है ना बीपीएससी क्या करता है, बीपीएससी क्या करेगा कि इसका फुल नेम जो है ना पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा। जैसे कमीशन में नीति का भी पूछा है, नीति का भी पूछा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ये तो पूछा ही, नीति का भी पूछा है। तो आने वाले समय शायद पीएम श्री का पूछ ले, तो इसका याद रखना है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है ना। इसका जो समीक्षा करेगा। और शिक्षा मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में 9 सदस्यीय समिति बनाई थी और यह समिति स्कूल शिक्षा के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, डमी स्कूलों की समस्या और कोचिंग उद्योग के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़ी जो है चुनौतियों पर जो है स्टडी कर रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। हम अभी आपसे बात कर रहे थे ना कि बीपीएससी में फुल फॉर्म पूछा था, तो एक पूछा था आपका मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, जो आपका पीछे जो ये जो ट्रंप अभी जो इस बार जो सरकार सत्ता में आए हैं ना, पिछली बार जो है उनका स्लोगन ही था ये मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, तो वो पूरा नाम पूछा था। इसके साथ साथ 17वीं बीपीएससी में क्या पूछा था बताइए, तो ये पूछा था, आप अगर आप प्रश्न देख रहे होंगे तो आपको एमएसएमई का जो है ना आपसे पूरा नाम पूछा था कमीशन। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, प्रश्न तो बनता ही बनता है, ठीक है। जो नीति का पूछ लिया है, एमएसएमई का पूछ लिया है, पीएमसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। कहा जाता है केंद्र सरकार ने जो है ना बहुत सारे अहम कदम भी उठाया दोस्तों। जैसे कहा जाता है कि आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 में, और इसके तहत जो है ना मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को स्कूल स्तर तक ले जाने का प्रावधान किया गया है। और मनोदर्पण पहल शुरू किया गया है, मनोदर्पण, ठीक है। मनोदर्पण जो पहल है इस पे बात करें तो कहा जाता है छात्रों के लिए जो है ना 24/7 हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, टोल फ्री नंबर दिया जाता है और ऑनलाइन काउंसलिंग भी उपलब्ध कराए जाते हैं। मनोदर्पण पहल, तो याद रखिएगा ये दोनों जो है ना नीतियां, मनोदर्पण लिख सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वहां पर जो ना मनोदर्पण का एक स्टेटमेंट डाल दे और एक पीएम श्री का डाल दे, ठीक है। और कहा जाता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बहुत सारे निर्देश दे चुका है, पहले भी इनके द्वारा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य नीति अनिवार्य होनी चाहिए। जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप खुद देखते होंगे कि बच्चे पढ़ते पढ़ते जो है ना कई बार जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, घर का बहुत ज्यादा जो है जिम्मेदारियां हैं, किसी और का जो है कई बार होता है कि कोई और कारण भी होता है। तो उन सभी चीजों से जो है ना उनको जो है अगर सिलेक्शन नहीं मिलता तो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पता नहीं पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, पिछले 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेंस तक जा रहे हैं लेकिन मेंस नहीं हो रहा है, हम लिखने बैठते हैं तो लेखन शैली हमारी उतनी अच्छी बेहतर नहीं हो पाती है। तो ओवरऑल जो है ना इसके लिए क्या होता है कि बच्चे जो है धीरे धीरे जो है ना वो अवसादग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हर शिक्षण संस्थानों में जो है ना मानसिक स्वास्थ्य नीति अनिवार्य कर देनी चाहिए। 100 से अधिक छात्रों वाले सभी संस्थाओं में काउंसलर जो है ना अनिवार्य कर दिया जाए और छोटे संस्थानों को विशेषज्ञों से औपचारिक सहयोग लेना चाहिए। कमजोर छात्रों के लिए विशेष संवेदनशीलता होनी चाहिए और आत्महत्या की घटना होती है तो संस्था के खिलाफ कार्रवाई
होनी चाहिए। तो ये जो है ना ऑलरेडी किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दे चुका है दोस्तों, तो हमें ये जो है ना ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट आपको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि विफल होने का डर जो है ना बढ़ाता है जोखिम। तो आपने ये जो है एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहता है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव, ये कहता है, इस ये रिपोर्ट में के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि छात्रों की आत्महत्या के पीछे जो है ना कई बड़े कारण जो है ना है, जिनमें से एक जो है ना परीक्षा में असफलता भी है। उनका जो असफलता का डर जो है, पढ़ाई का जो बोझ है, ये भी एक कारण बनता है। और माता पिता और शिक्षकों की अपेक्षाएं छात्रों को तनाव में डालती हैं। आप कहा जाता है क्वेश्चन पूछा था, देखिए कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था बताइए। आपका 2023 में ही क्वेश्चन पूछा था निबंध में। ऐसे का पेपर आप देखिए जाकर के 2023 का पूछा था क्वेश्चन कि लड़कियां बंदिशों से तथा लड़का अपेक्षाओं से घिरे हुए हैं, ये दोनों ही तत्व समाज के लिए सामान्य रूप से जो है ना हानिकारक है। और यहां पर कमीशन ने पूछ लिया था कि यहां पर यही स्टेटमेंट है ना कि माता पिता और शिक्षकों की अपेक्षाएं छात्रों को तनाव में डालती है। समझ रहे हैं ना। तो प्रश्न जो है ना पूछने का तरीका समझिए, ठीक है, क्यों पूछा जा रहा है, उसके पीछे के जो है ना आपको प्रोस्पेक्टिव समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं पता है ना, आप नहीं लिख पाएंगे। तो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर समझ रहे हैं, तो हमारा पढ़ने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो समिति है ना, इसमें जो है आपको हम ये जो है समिति है, कहा जाता है 9 सदस्यीय समिति बनाई गई थी 2025 के शुरुआत में ही। तो इसके बारे में आपको, समिति के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कहा जाता है कि 13,000 छात्रों ने जान दी है वर्ष 2023 में। ये कहता है एनसीआरबी का रिपोर्ट जो है वो कहता है 13,000 छात्रों ने जो है ना 2023 में अपनी जान दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज चलाएंगे तंबाकू मुक्त जो है पीढ़ी तैयार करने की मुहिम। तो ये जो अभियान है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त यूथ नाम से अभियान के नए चरण की शुरुआत किया है और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से शैक्षणिक संस्थानों में अभियान शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि देश में तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि देश में करीब 10 साल की उम्र से ही बच्चों में तंबाकू खाने और धूम्रपान की लत देखने को मिल रहा है, जबकि स्कूल जाने वाले 13 से 15 साल तक की उम्र में बच्चों में यह 8.4% है। माना जा रहा है कि बच्चों में तेजी से फैल रही इस बुराई को यदि समय रहते नहीं थामा गया तो यह विकराल रूप ले लेगा। और वैसे ही रिपोर्ट की माने तो देश में हर साल करीब 13 लाख लोगों यानी हर दिन 3500 लोगों की मौत तंबाकू के किसी न किसी तरह के से होने वाले इस्तेमाल के कारण होने वाली बीमारियों से हो रही है। ऐसे में यह जो है पहल काफी महत्वपूर्ण हो गया है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि देखिए आप जब शिक्षण संस्थान की बात करें, कोचिंग संस्थान की बात करें, तो इनका कहना है कि देखिए परिसर में तंबाकू इस्तेमाल से के जो कोई सबूत तो नहीं मिलता है, बच्चे तंबाकू नहीं पीते ना, लेकिन ये भी कहा जाता है कि संस्थान परिसर के करीब 100 मीटर की दूरी में क्षेत्र में जो है ना रेड जोन घोषित किया जाना चाहिए, जहां तंबाकू के किसी भी तरह के उत्पादों की बिक्री न किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे से प्रावधान किया जाएगा, वो हमें समझना है। कहा जाता है यह अभियान जो है ना सिर्फ 60 दिनों का है, लेकिन स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थान इसे लेकर के साल भर जो है ना काम करेंगे। तो याद रखना है ये। कहा जाता है दोस्तों की सीमाएं बदल सकती हैं, भारत में लौट सकता है सिंध, और ऐसा कहना है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है राजनाथ सिंह कहते हैं कि बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में गया सिंध प्रांत भविष्य में भारत में शामिल हो सकता है। उन्होंने जो है पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के उस कथन का हवाला दिया जिसमें आडवाणी ने कहा था कि सीमाएं अस्थायी नहीं होती, वे बदल भी सकती है। कौन जानता है कल सिंध दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सिंध, जिसे सिंधी समाज की मातृभूमि माना जाता है, भारतीय सभ्यता के मूल केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। और सिंधी समाज के एक सम्मेलन में उन्होंने ये बातें कही है। आज भले ही सिंध भारत के भौगोलिक सीमाएं में शामिल नहीं है, लेकिन सभ्यतागत दृष्टि से यह हमेशा भारत का अंग रहा है। जहां तक भूमि की बात है, सीमाएं समय के साथ बदलती रही है। उन्होंने सिंध क्षेत्र की महत्ता बताते हुए कहा कि सिंध के अनेक मुसलमान भी मानते हैं कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। और रक्षा मंत्री ने इस मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी की जो है ना विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि आडवाणी की अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनकी पीढ़ी के सिंधी हिंदू अब तक सिंध के भारत के से अलग हो जाने की पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और उन्होंने हमारे सिंधी भाइयों ने सिंधु को पवित्र बनाए रखा है। वे चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, वे हमारे अपने हैं और हमेशा हमारे रहेंगे। तो ये चीजें जो है ना ध्यान रखना है। ठीक है, आप पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, बहुत सारे साइट्स पढ़ते हैं वहां पे, तो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, आप यहां से हिंट ले सकते हो। यहां पर देखिए वही सारी बातें की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंडमान में निर्जन द्वीपों पर जो है ना सेना की तैनाती करने की बात चल रही है, और अंडमान निकोबार के करीब 572 निर्जन जो द्वीप हैं अब सेनाओं
को वहां पे तैनाती किया जाएगा। और यह जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड कमांड के नियंत्रण में पहले से है, लेकिन अब हर द्वीप पर सैन्य बलों की तैनाती करके भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति को मजबूत करने की जो है ना बात कर रहा है। और एक सरकारी दस्तावेज में यह दावा किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 31 द्वीप ऐसे हैं जिन पर आबादी है, वहां पहले से सेना मौजूद थी। उसके बाद सेना ने धीरे धीरे अन्य द्वीपों पर तैनाती शुरू की है और 572 द्वीपों को कवर कर लिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीपों की सीमाएं 3 देशों यानी इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड के करीब हैं। दूसरे ये मलस्का जलडमरू जहां से 80% से अधिक समुद्री परिवहन होता है, वह भी यहाँ के से जो है नजदीक है, इसलिए भारत के लिए यह क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आतंकियों को का खतरा है यहाँ पर, यानी पूर्व में मिली जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें कहा गया है आतंकवादी निर्जन द्वीपों को अड्डा बना सकते हैं और द्वीपों पर तैनाती से इस खतरे से भी निपटा जा सकता है। ये जो उद्देश्य है इसका, ये हमारा क्लियर है। चीन को रोकना मकसद है और चीन जो है हिंद महासागर में लंबे समय से दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये भी खबरें थी कि चीन ने दूसरे देशों के कुछ द्वीपों पर अपने केंद्र बनाए हैं। मलस्का से गुजरने वाली चीनी पोतों पर नजर रखने के लिए भी अंडमान द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका वही है। अंडमान और निकोबार में के निर्जन द्वीपों पर सेना तैनात किया गया है और 31 द्वीपों पर आबादी रहती है जहां सेना पहले से मौजूद है। कहा जाता है दोस्तों कि इसका जो सामरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और हमने आपसे अभी बात किया है कि जो यहाँ पर जो है 3 देशों से सीमाएं लगती हैं इसका, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड के ये करीब है। और दूसरे में मलस्का जलडमरू जहां से जो है 80% से ज्यादा जो है समुद्री परिवहन होता है, वह भी यहाँ के नजदीक है। इसलिए भारत के लिए यह क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आतंकियों का खतरा है, कंसर्न क्या है? तो आतंकियों का खतरा है और दूसरी बात है चाइना का खतरा है। ठीक है ना, कहा जाता है कि जो जानकारी मिला है उसमें ये अड्डा बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो है भंडार है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय क्षेत्र से करीब 750 मील की दूरी पर है और वहां समुद्र के भीतर हाइड्रोकार्बन भंडार है और उनके दोहन के लिए द्वीपों को विकसित करना जरूरी है, तभी संबंधित एजेंसियां वहां कार्य कर सकेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले पहले सीजीआई बने हैं और भारत के जो है ना देश के जो है 53वें जो है ना मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हिंदी में शपथ लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और इनको शपथ किन्होंने दिलाया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है शपथ दिलाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। और देश के 92वें जो है यानी 52 सीजीआई जस्टिस बीआर गवई की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर राष्ट्रपति ने 30 अक्टूबर को जस्टिस सूर्यकांत को अगले सीजीआई नियुक्त किया था और जस्टिस गवई रविवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। सीजीआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का जो कार्यकाल होगा वो 15 माह का होगा और 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कहा जाता है कि समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री, पूर्व सीजीआई बीआर गवई, कई देशों के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधि और सुप्रीम कोर्ट के जजों सहित बहुत सारे लोग थे। छोटे शहरों से शुरुआत इन्होंने किया था। तो इनका जो जन्म है 10 फरवरी 1962 को हुआ था हरियाणा के हिसार जगह में। ठीक है ना, इसके साथ साथ जो है छोटे शहरों से वकालत की शुरुआत की और देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर ये पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब इनके द्वारा जो है ना इनका जो है कहा जाता है कि ये बहुत हमेशा जो है न्यूज में रहे हैं। ठीक है, आप बात करें कि जो है 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। ठीक है, और 30 अक्टूबर को उन्हें जो है ना प्रधान न्यायाधीश इस बार जो है नियुक्त किया गया है। समझ रहे बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों कि ये सीजीआई से ही संबंधित है, सूर्यकांत जी का है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि सीजीआई के रूप में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इनका इंटरव्यू हुआ तो कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, यह सबका अधिकार है। न्याय जल्द सुलभ हो, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और कतार में आखिरी व्यक्ति तक न्याय सुलभ हो तो ही समझूंगा कि मैंने राष्ट्र की सेवा किया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां तक हो, इनका कहना है कि देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है ना लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि नागरिकों को दूर करने के लिए। लोगों को लगना चाहिए कि तकनीक का इस्तेमाल परेशानी का सबब न होकर के उनके काम में मददगार साबित हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आपको ये जो है ऑलरेडी जो है अनुच्छेद 270 की बात करें, एसआईआर जैसे मामलों पर जो है फैसलों में यहाँ भूमिका इनका रहा है। और कहा जाता है कि सीजीआई ने आदेश दिया है कि अब अर्जेंट मामलों की जो है ना मेंशनिंग मौखिक नहीं होगी और केस की जल्द सुनवाई के लिए जुबानी अनुरोध करने का मौखिक ये आपको याद रखना है। मौखिक जो है ना मेंशनिंग जो है ना मौखिक, ठीक है, मौखिक मेंशनिंग का मतलब क्या होता है कि केस की जल्द सुनवाई के लिए जो है जुबानी अनुरोध करने को क्या कहते हैं, मौखिक मेंशनिंग करते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय महिला कबड्डी टीम फिर विश्व चैंपियन बनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले भारत ने 2012 में जो है बिहार के पटना में पहला संस्करण जीता था, ये आपको याद रखना है। तब उसने फाइनल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को हराया था। इस बार भारत 11 देशों के टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहा है और भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को
33-21 से हराया था और दूसरी ओर चीन ताइपे ने बांग्लादेश को 25-18 से पराजित किया था। तो याद रखना है, ये सारी चीजें आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। कहा जाता है कि आज दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर शिखर पर फहराएगी धर्म ध्वजा, ठीक है। और इसमें बात करें तो कहा जाता है 21,000 अतिथि आएंगे, इसमें भागवत और अमिताभ भी शामिल होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। धर्म ध्वजा कहा जाता है भगवा 3 प्रतीक चिन्ह है। ध्वज दंड 32 फीट ऊंचा, 360 डिग्री घूम सकेगा। आकार दाहिनी ओर कोण में तिकोना होगा। लंबाई 20 फीट होगी, चौड़ाई 11 फीट। रंग केसरिया भगवा, वजन होगा 2.5 किलोग्राम। ध्वज पर 3 प्रतीक होगा। सूर्य चिन्ह राम के सूर्यवंश का प्रतीक ओम, ओमकार, कोविदार वृक्ष रामायण में वर्णित पवित्र वृक्ष की बात करता है। कहा जाता है ऐसी है व्यवस्था कैसी रहेगी, तो कहा जाता है कि राम मंदिर को 100 क्विंटल, तो अयोध्या को 300 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। 1600 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। तो ये सारी चीजें इसी ध्यान नहीं रखना है, ये हमें जो है ना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। कहा जाता है अगले साल से 16 साल से छोटे बच्चों के लिए इंटरनेट प्रतिबंधित करेगा मलेशिया। तो मलेशिया भी जो है ना 16 साल से छोटे बच्चों के लिए जो है ना इंटरनेट प्रतिबंधित कर दिया है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो है ना बच्चों के लिए लागू होने मतलब कि इंटरनेट प्रतिबंधों को जो है प्रतिबंध लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया में। फिर डेनमार्क, नॉर्वे भी इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए जो है ना न्यूनतम उम्र जो है ना 15 वर्ष किया है, ठीक है, वो भी तैयारी कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया 10 दिसंबर से इंटरनेट मीडिया पर सख्ती बरत रहा है, मतलब कि कर रखा है। और ऑस्ट्रेलिया की संसद दुनिया में पहली बार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया है, जो 10 दिसंबर को लागू किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक आदि को आगाह कर दिया गया है कि अगर 16 साल के कम उम्र के बच्चों का अकाउंट बना तो कंपनी पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 3.3 डॉलर अमेरिकी डॉलर जुर्माना लगाया जा सकता है। याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा घर बनेगा रानी दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कान्हा अभी पूछा था ही, तो मध्य प्रदेश का कुनू नेशनल पार्क हो गया, गांधी सागर अभयारण्य हो गया। उसके बाद जो है ना ये आपका जो 2 याद रखना है, आपका कुनू नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य, ठीक है। इसके बाद जो है रानी दुर्गावती बाघ अभयारण्य को चीता का तीसरा घर बनाया जा रहा है, याद रखना है, ठीक है ना। प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैले इस अभयारण्यों को नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्यों को मिला करके बनाया गया है। किसको बना करके, तो नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्यों को मिला करके जो है ना इसको बनाया गया है, याद रखना है। और यहाँ से कहा जाता है कि बोत्सवाना से 8 चीतों के मिलने की स्वीकृति के बाद जो है ना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की चीता परियोजना के तहत जो है ना चीतों का तीसरा रहवास बनाने की तैयारी किया जा रहा है। और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट भी मिला है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब कहा जाता है ना कि भारत में जो है चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया, वर्ष 2022 में किया गया था, जो कि श्योपुर स्थित कुनू नेशनल पार्क में अपनी जन्म तिथि 17 सितंबर को की थी। प्रथम चरण में बात करें दोस्तों, तो प्रथम चरण में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 8 चीतों को उन्होंने जो है ना क्वारंटाइन वार्ड में से मुक्त किया था। और दूसरे चरण में नामीबिया से जो है 12 और चीते लाए गए थे और 3 वर्षों में उनकी संख्या 29 हो गई है, जिसमें कई चीते यही जन्मे हैं। अब तीसरे चरण में जो है ना रानी दुर्गावती अभयारण्य में बाड़बंदी और 5 बाड़े तैयार होने के बाद 2026 के बाद अप्रैल मई महीने तक यहाँ चीतों को लाया जा सकता है, याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे बात करें तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से राजस्थान लाए जाएंगे बाघ और बाघिन। तो राजस्थान में बाघों में अनुवांशिक विविधता लाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 7 बाघ और बाघिन लाई जाएंगे, ये चीजें हैं, ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश के पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व, ये आपसे अभी जो है ना 71वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा था कमीशन ने, ठीक है। ये प्रश्न आपको, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र के तंदोबा एवं अंधेरी टाइगर रिजर्व से बाघ बाघिन को राजस्थान में लाया जाएगा। इनमें 3 बाघ बाघिन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाई जाएगी। इसके लिए रिजर्व के बजालिया ग्रासलैंड पर वायुसेना का हेलीपैड बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न भी बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि चीन बना रहा है दुनिया का पहला तैरता हुआ जो है ना कृत्रिम द्वीप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है इसके माध्यम से जो है ये जो रहेगा परमाणु विस्फोटक रोडी डिजाइन इसको किया गया है। तो इस द्वीप में जो है ना भविष्य में मेटा मटेरियल सैंडविच पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जो परमाणु शॉक वेव के प्रचंड बल को एक झटके में बदलने में सक्षम है, ठीक है। चीन जो है दक्षिण चीन सागर में इसकी तैनाती किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, ध्यान रखना है। भारत के लिए चिंता क्यों है, इसका जो है ना भारत के लिए जो है ना चिंता क्यों है, तो कहा जाता है कि भारत के लिए जो है ना यह परियोजना चिंता का विषय इसलिए बन सकता है क्योंकि जो है ना कि सैन्य पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह गतिशील द्वीप विवादित जल क्षेत्र में चुपचाप स्थापित हो सकता है और फिर तेजी से गायब हो सकता है। यह एक संचार केंद्र, रसद अड्डा और निगरानी केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। इसकी क्षमता बिना आपूर्ति के 120 दिन तक कार्य करने की है, जो कुछ परमाणु ऊर्जा चालित वाहनों से भी अधिक है। इससे चीन को सुदूर महासागरों तक
असाधारण पहुंच प्राप्त होती है और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म अब तटीय ऊर्जा से लेकर के गहरे समुद्र के खनिजों तक नीली अर्थव्यवस्था पर हावी होने के चीन के दृढ़ संकल्प का संकेत है और 2028 में परिचालन में आने पर यह विवादित जल क्षेत्रों में लंबी अवधि तक पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि द्वीप का खासियत क्या है। कहा जाता है यह एक गतिशील अर्ध जलमग्न दो पतवार वाला प्लेटफॉर्म है। इसका आकार चीन के फुजियान विमान वाहक पोत के बराबर है। 2028 में इसे लॉन्च करने की योजना है और द्वीप की लंबाई 138 मीटर, चौड़ाई 85 मीटर होगी, जबकि इसका मुख्य जो डेक है जल रेखा से 45 मीटर ऊपर स्थित होगा और यह प्लेटफॉर्म 6 से 9 मीटर ऊंची लहरों और श्रेणी 17 के सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करने में सक्षम होगा। यह बिना किसी आपूर्ति का 4 महीने तक 238 कर्मियों को समायोजित कर सकता है। इसकी अधिरचना में महत्वपूर्ण कंपार्टमेंट है जो आपातकालीन बिजली, संचार और नेविगेशन नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। कहा जाता है स्थिर स्टेशनों या जहाजों की तुलना में यह प्लेटफॉर्म 15 समुद्री मील की गति से यात्रा कर सकता है और 100 से अधिक शोधकर्ताओं को गहरे समुद्र के अवलोकन और उपकरण परीक्षण और समुद्र तल संसाधन अध्ययन सहायता प्रदान कर सकता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चीन बना रहा है दुनिया का पहला कृत्रिम द्वीप, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है यहां से। कहा जाता है अमेरिकी अड़ंगे के बाद भी G20 घोषणा पत्र जो है ना भारत अपना लिया है और दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि अमेरिका संघ या उसके बिना भी G20 बरकरार रहेगा। ठीक है, तो परंपरा से हटकर शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही घोषणा पत्र को अपनाया गया, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, बल और दबाव से नहीं बदली जाएगी यूक्रेन की सीमा। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में G20 देशों की समिट में पहुंचे यूरोप और अन्य देशों के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को की समाप्ति यानी जो 20 सूत्रीय जो बातें रखी गई थी ट्रंप के द्वारा, ये सारी चीजें शांति प्रस्ताव जो रखा गया था उस पे ये कहा गया है और अमेरिका की शांति योजना का चर्चा जो है किया गया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने कहा कि बल और दबाव से यूक्रेन की सीमा नहीं बदली जानी चाहिए, यूरोप इसके पक्ष में नहीं है। इस बीच वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी शांति योजना अंतिम नहीं है, इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है नेक्स्ट पेज दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग पर रोक के लिए सभी देशों के बीच में समझौता हो, इस पे बात की है और आतंक का औजार न बने ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको एक बार देखना है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार समय की जरूरत है। मोदी जी हम हमेशा से उठाते रहे हैं, ऐसी बातें तो उठाते ही रहे हैं कि भैया जो है ना इस पे कुछ काम होना चाहिए, ये चीजें। ठीक है, तो इसको आपको एक बार देख लेना है। कहा जाता है G20 सम्मेलन से इतर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं का भी बैठक हुआ। ठीक है, तो इप्सा की बैठक में डिजिटल इनोवेशन अलायंस का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये भी चीज आपको देखना है, पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में सुधार अब विकल्प नहीं अनिवार्यता है, ऐसा मोदी जी का कहना है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। अब कहा जाता है कि देखिए भारत को जो है 150 देशों का समर्थन है चीन के विरोध में। कहा जाता है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, तो सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन है। इन देशों के पास जो है ना किसी भी वैश्विक मुद्दे पर वीटो पावर है। रोटेशन पर 10 अस्थायी देश शामिल होते हैं। अस्थायी सीट के लिए दावेदार देश कौन कौन है, तो भारत के अलावा जर्मनी, ब्राजील, जापान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी वीटो के दावेदार देश है और इन्हें G4 कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो है ना G4 कहा जाता है। भारत को कितने देशों का समर्थन है, तो भारत का जो है 193 देशों में से 150 देशों से ज्यादा भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन में है। 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जो है इसमें डायरेक्ट समर्थन में है, लेकिन चीन जो है ना सीधा विरोध में है, उनको विरोध करता है। अस्थायी सीट से भारत को क्या फायदा होगा, कश्मीर जैसे मुद्दे हों, आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दे हों, परमाणु शक्ति से जुड़े जो है राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भारत वीटो का इस्तेमाल कर सकेगा। समझ रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात किया जाता है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन में सुधार विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता, ये तो ऑलरेडी हमने बात कर ही लिया है, लेकिन इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। तो ये चीजें जो है ना आपको एक बार देख लेना, ऑलरेडी हमने जो इस पे चर्चा कर लिया। अब बात किया जाता है कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया संघ त्रिपक्षीय तकनीकी साझेदारी की नींव रखी गई है। तो ये चीजें जो है ना अब देखिएगा कि जो एक क्वाड होती है ना, क्वाड, अब ये क्वाड में कौन कौन से देश है बताइए, तो आप कहेंगे भारत है, रशिया है क्या, नहीं, इंडिया है, अमेरिका है, ठीक है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड में तो ये 4 देश हैं ही, लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों का जो है ना इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, प्रवेश आसान हो जाएगा और इन देशों की उन्नत प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों में भारत का व्यापक बाजार मिल जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे समय में जब चीन और अमेरिका में वैश्विक स्तर पर जो है अपनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर कब्जा जमाने और दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति पर नियंत्रण करने की ओर चल रही है, तब भारत ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के प्रौद्योगिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय जो है ना साझेदारी की नींव रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ACITI, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है ना, नाम से इस फोरम की स्थापना का ऐलान जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से इतर जो है ना किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं इन तीनों
अल्विनीज की बैठक के बाद यह किया गया है। भारतीय अधिकारी का मानना है कि यह फोरम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों के प्रवेश की जो है ना राह आसान हो जाएगा और इन देशों की उन्नत प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों को भारत का व्यापक बाजार मिल जाएगा। ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखा गया बताया गया कि नई त्रिपक्षीय तकनीकी और नवाचार साझेदारी हुई है और जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हम आज बहुत खुशी के साथ ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। याद रखिएगा यहां से प्रश्न जो है ना यूपीएससी में बन सकता है। ठीक है ना। इस बार अगर प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ना इस फोरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। याद रखिएगा कहा जाता है कि यह पहल 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के बीच लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच जो है उभरती तकनीकों के सहयोग को गहराई देगी और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने में मदद करेगी। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पैमाने पर अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा और कहा जाता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के साथ मिलकर के काम करने के लिए उत्साहित हैं। तो याद रखना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात किया जाता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामफोसा से मुलाकात भी किए हैं और व्यापार महत्वपूर्ण खनिज समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर भी इनसे बात हुई है। अब बात किया जाता है ना कि देखिए G20 शिखर सम्मेलन से इतर जो है बात हुई है और यहाँ पर जो है जापान के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में जो है साने तकाइची, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी समेत सभी के साथ इनका जो है बैठक हुआ है। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ पर नहीं आएगा कोई विधेयक, ऐसा कहना है गृह मंत्रालय का। ठीक है। तो यह इशूज जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। याद इसको एक बार देख लेना है। सरकार के खिलाफ फैसला नहीं तो जज स्वतंत्र नहीं की धारणा गलत। गवई जो ऑलरेडी जो है पूर्व जो है सीजीआई है भारत के। ठीक है। तो और इनका कहना है कि देखिए जो SC/ST कोटा में जो है क्रीमी लेयर को अलग करना जरूरी है। ठीक है ना। तो इनका कहना है खुद ये जो है आते हैं। ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि भैया ये जो है ना बहुत जरूरी हो जाता है। इस पे आपको बहुत सारे ये मुद्दे हैं। ठीक है। कहा जाता है CGI BR गवई ने कार्यकाल के आखिरी दिन रखी बात और स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए कॉलेजियम जरूरी है और कॉलेजियम सिस्टम आपके लिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो है यूपीएससी और किसी भी PCSC एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो कॉलेजियम सिस्टम हमेशा से चर्चा में रहा है और यहाँ से लगातार जो है ना प्रश्न बनता है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 2 चरणों में लागू होगा भारत इजरायली FTA, ऐसा कहना है जो हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी उनका कहना है। ठीक है। तो ये चीज आपको एक बार देख लेना है। बहुत सारी न्यूज है। भारत इजराइल समझौता 2 चरणों में पूरा होगा। ये पूरा का पूरा जो है ना एक इंटरव्यू आया है इनका। ये इंटरव्यू आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है। और अपने एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट निकालने हैं। कहा जाता है पिछले दशक में भारत औसत तापमान 0.9 डिग्री बढ़ा है भारत का। ठीक है। तो ये चीजें इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। और भारत का औसत तापमान पिछले एक दशक 2015 से 2024 में लगभग जो है ना 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिसमें से देश के अधिकांश हिस्सों में गर्म दिनों की जो है संख्या में वृद्धि हो गई है। एक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अनुकूलन रणनीति की तत्काल आवश्यकता है और अध्ययन में यह भी पाया गया है कि वर्ष का सबसे गर्म दिन पश्चिमी और उत्तर पूर्व भारत में 1950 के दशक से 1.5 से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ठीक है ना। कहा जाता है कि तीव्र गर्म लहरों का कारण बनेगा ये। ठीक है। और गर्म लहरों और सूखे का बढ़ता खतरा इसके माध्यम से हो सकता है। तटीय बाढ़ और तूफानी लहरों का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत ने जलवायु शिखर सम्मेलन में के लिए जो है ना लिए गए निर्णय पर जताया है संतोष। तो देख लीजिएगा एक बार, COP30 की बात है। ठीक है। कहा जाता है कि बेलेम पॉलिटिकल पैकेज में जलवायु संकट का समाधान है और COP30 का निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है ना। कहा जाता है कि बेलेम से निकलती कहानी साफ है कि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा विभाजित है, पर जलवायु कार्रवाई पर बनी यह सहमति दिखाती है कि साझा संकट साझा समाधान मांगता है। जलवायु वित्त पर वार्ता हमेशा की तरह कठिन रही, पर इस बार कुछ ठोस नतीजे दिखे। 2035 तक एडॉप्टेशन फाइनेंस की 3 गुना करने की सहमति बनी है। याद रखना है। ऊर्जा रूपांतरण की बात किया जाता है। कहा जाता है कि जलवायु वार्ता में यह साफ दिखाई दिया कि दुनिया की ऊर्जा कहानी बदल रही है और दक्षिण कोरिया में कोयले से जल्दी बाहर निकलने का ऐलान किया है। तो याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहा जाता है दुनिया ने गंवाया एक और मौका, जलवायु परिवर्तन की बाजी हारी। ठीक है। तो COP30 की बात है। वैज्ञानिकों ने साल भर चले विमर्श में एक खुलासा किया गया है, इसके बारे में देखना है आपको। ठीक है। और COP30 का संदेश क्या है, एक आर्टिकल आया है, इसको भी देख लीजिएगा। भारतीय सेना में आज शामिल होगा पनडुब्बियों का दुश्मन स्वदेशी युद्धपोत माहे और इसका जो है खूबियां क्या है। तो कहा जाता है कि समुद्र के बजाय तटीय जल क्षेत्र में या नदी मुहाने जैसे उथले पानी वाले क्षेत्रों में काम कर सकेगा युद्धपोत। टारपीडो कई भूमिका वाले पनडुब्बी रोधी मिसाइल, उन्नत रडार और सोनार से लैस है। परियोजना के तहत कुछ 8 अत्याधुनिक पोत बनाए जा रहे हैं, जिनमें यह पहला है। याद रखिएगा, अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से समुद्र की गहराई में होने वाली गतिविधियों का पता लगाएगा। ठीक है। इसमें 80% स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है और यह युद्धपोत स्टील्थ क्षमता की वजह से दुश्मन की निगाह से में नहीं आएगा। 25 नॉट प्रति घंटे की
अधिकतम रफ्तार के से गश्त करने में माहिर है यह युद्धपोत, और 78 मीटर लंबा यह पोत डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित होगा और 8 युद्धपोतों माही श्रेणी में तैयार किया जाएगा नौसेना के लिए। इसमें से ये पहला है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि इसको जो डेवलप किया है ये कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया माहे को, और पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हंटर की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। यह जहाज समुद्र की उथली गहराइयों में दुश्मन पनडुब्बी का पता लगाने, तटीय गश्त करने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। मालाबार तट में ऐतिहासिक कस्बे माहे के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, जहाज के शिखर पर क्लारीपयट्टू के प्रतीकात्मक लचीली तलवार रूबी को दर्शाया गया है, जो जहाज की फुर्ती, सटीकता और घातक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आईएनएस सावित्री ने सेशल्स में समुद्री सहयोग पर कदम बढ़ाया है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल जहाज आईएनएस सावित्री ऑपरेशनल मिशन के तहत सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। चीन ने पेश किया दुनिया का पहला समृद्ध शिकारी ड्रोन। ठीक है, तो ये कहां पे क्या है, दुबई एयर शो 2025 में अपना नया ऑटोनॉमस ड्रोन बिंग लुंग एक्स, इसका नाम याद रखना है, पेश किया है। और यह दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो पूरी तरह से खुद से पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन कर सकता है, यानी यह बिना किसी इंसानी मदद से पनडुब्बियों को खोज सकता है, पहचान कर सकता है और हमला भी कर सकता है। यह ड्रोन 40 घंटे तक लगातार उड़ान कर सकता है और 10,000 मीटर यानी 32,808 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि नासा 2026 तक गिरते टेलीस्कोप को बचाने के लिए मिशन लॉन्च करेगा, और नासा स्पेस नील ग्लेरेस शिफ्ट ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिर रहा है। अगर कुछ नहीं किया गया तो 2026 के अंत तक इसके अनियंत्रित रीएंट्री की 90% संभावना है। और इस खतरे से बचने के लिए टेलीस्कोप की उम्र बढ़ाने के लिए नासा ने एक डेयरिंग मिशन की तैयारी की है। इसके लिए अरिजोना को स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप कंपनी कैटालिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी को चुना गया है। इसका उद्देश्य टेलीस्कोप को एक नई ज्यादा और स्थिर कक्षा में पहुंचाना है। ठीक है, बात किया जा रहा है कि चीन ने पनडुब्बी तबाह करने वाला, तो ये चीजें तो है। भारत के पास भी इस प्रकार के हैं, P-8I नेपच्यून विमान है भारत के पास, अमेरिका के विमान भी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाला है। ठीक है, कहा जाता है स्वदेशी पोत माहे से समुद्र में नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगा। ये चीज हमने बात कर ही लिया है। नौसेना की नई ताकत एंटी सबमरीन आईएनएस माहे बेड़े में शामिल कर लिया गया है। स्वदेशी तकनीक है ये। ठीक है, नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस माहे दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज कर मारेगा, तो ये भी चीज हमने देख लिया है। ऐसा नहीं है कुछ। राफेल मार गिराने में के पाक के दावे की फ्रांस ने खोली पोल। फ्रेंच नेवी ने दुष्प्रचार के तहत गलत सूचनाएं छापने की आलोचना किया है। परमाणु तस्करी को लेकर के CIA के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। तो ये सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आतंक का नया चेहरा आपने देखा होगा, 10/11 का हमला दिल्ली में। ठीक है, तो ये आतंकी हमले का जो दंश है ना, 1993 से लेकर के 2025 तक, यानी 4 दशकों में जो है ना जो चीजें हुई हैं वो पूरा का पूरा लेखा जोखा है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये ऑपरेशन सिंदूर इसके बाद हुआ था। ठीक है ना, कहा जाता है बेअसर हो गई 28 एंटीबायोटिक दवाइयां। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधाधुंध प्रयोग के जो है दुष्परिणाम सामने आया है, और अध्ययन में ये जो है शामिल जो है 30 दवाइयों में से केवल 2 ही पूरी तरह कारगर है। और कहा जाता है कि जो दुष्प्रयोग से जो है ना 5 बड़े कारण क्या है। झोला छाप डॉक्टर के पास आप जाते हैं, OTC बिक्री बहुत ज्यादा होती है, गुणवत्ता मिलता नहीं है बाजार में, तमाम एंटीबायोटिक दवाएं मौजूद है, खराब या कम गुणवत्ता वाली दवाइयां भी रेजिस्टेंस बढ़ाती है। नोसोकोमियल जो अस्पतालों में बैक्टीरियल संक्रमण से बचाव के लिए अच्छे साधन नहीं है, इसके दवाइयों का प्रयोग बढ़ता है। कल्चर जांच बिना डॉक्टर दवाएं लिख देते हैं, इसी जांच से एंटीबायोटिक की जरूरत पता चलती है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इन कारणों से हुई है निष्प्रभावी, अंधाधुंध प्रयोग हो गया है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत दवाएं मिल रही है, अंडर डोज, हैंड हाइजीन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा। नई श्रम संहिता लागू होने के बाद कंपनियों को बदलना होगा वेतन ढांचा, और मासिक वेतन अभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे समझे नहीं क्या तो वेतन के लिए परिभाषा तय होगा, घंटे की संभावना कम हो जाएगी। ग्रेजुएटी में जो है 5 साल की जगह पे 1 साल कर दिया गया है। ठीक है, और कौन कौन इसका पात्रता होंगे, तो अनुबंधित कर्मचारी, स्पष्टता जरूरी और स्थायी कर्मचारी, ये सारी चीजें। कार्य अवधि हफ्ते में अधिकतम जो है ना 48 घंटे काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और महिलाओं को राहत ससुराल पक्ष भी परिवार श्रेणी में शामिल हुआ है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि कल यानी 24 नवंबर को जो है धर्मेंद्र ही-मैन के नाम से जाने वाले जो है ना धर्मेंद्र का जो है ना देहांत हो गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, तो भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जो ना ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। वे खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। इससे पहले किदाम्बी श्रीकांत 2017 में विजेता बने थे। ठीक है, तो याद रखना है। और फाइनल में जापान के यूसी नाका को हराया इन्होंने। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ISB रिसर्च कैटेलिस्ट अवार्ड उनको दिया गया है, याद रखना है। उन्हें यह सम्मान भारत के शोध क्षेत्र में मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है, याद रखना है।
ठीक है ना। भारतीय नौसेना में एंटी सबमरीन सेलो वाटरक्राफ्ट INS माहे को अपनी टीम में, ये तो ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। तेलंगाना सरकार ने लगभग 40 विभागों की सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान करने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा शुरू किया है। यह AI मंच है जिस पर चैट इंटरफेस के माध्यम से सरकारी सेवाएं ले सकते हैं। और चीन ने दुबई में एयरशो में अपना जो है ना नया ऑटोनोमस ड्रोन जो है बिंग लूंग X पेश किया है। और यह दुनिया का पहला ड्रोन है जो पूरी तरह से खुद पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन कर सकता है या बिना किसी इंसानी मदद के पनडुब्बी को खोज सकता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक टीबी के मामले आए हैं। WHO के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के मुताबिक ये चीजें सामने आया है। भारत में सबसे अधिक मामले 2024 में कहा, देखिए सारा आपके पास डेटा याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा के नए प्रतिमान, ठीक है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। नशे के जाल में उलझती युवा पीढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है ये। आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार है, 4 जो श्रम सुधार किया गया है, ठीक है ना, 4 में कन्वर्ट किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख मिटाने की कठिन होती लड़ाई बहुत ज्यादा है। आधुनिक तकनीक और अथाह संसाधनों के युग में भी भूख जैसी बुनियादी समस्या से निपटने में हम विफल हुए हैं, इस पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम ऑलरेडी हमने बात किया अभी जो है प्रॉपर, ठीक है। बच्चों की सुरक्षा के लिए के प्रति जो है बढ़ती चिंताएं क्या है, ये बहुत जरूरी है। मानव तस्करी पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होनी चाहिए, इस पे आसक्त बनाती गुलामी की मानसिकता, ठीक है, ये चीज आपको देख लेना है। तो इस तरीके से हमने जो दोस्तों आज 25 नवंबर के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, काफी सारे न्यूज थे, इसमें हमने जो है ना 24 नवंबर के भी इश्यूज को कवर किया था, इसलिए जो है ना वीडियो लंबी है, आप जरूर देखिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।